हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज से हम लोग टेस्ट सीरीज का सीरीज करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको सारे विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज मिलेगा। और आज से जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं वह है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव को सीरीज दुगना कर दिया है, और इस तरह से अगर आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग वही करने जा रहे हैं और आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा जिसके अंदर सारे विषय का आपका चैप्टर वाइज का जितने हैं सभी का एक मिश्रण देंगे, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का संग्रह रहेगा। तो आप इस वीडियो को और आने वाले जितने वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में खासकर फिजिक्स का बात करेंगे, जिसमें कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद बात किया जाए तो इस चैप्टर में जो हम वीडियो में देखेंगे वो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे मतलब कि रटना नहीं पड़ेगा आप लोग को, और कॉन्सेप्चुअल आप लोग को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पहला प्रश्न की ओर। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन 4 गो है, देखिए। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? जो भी आंसर को दिख रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। दोस्तों देखिए, दर्पण की बात किया जाए, देखिए ये आपका दर्पण हो गया अवतल, और ये जो आपका हो गया दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फोकस होता है इस तरफ होता है इन फोकस दूरी, और ये इसका जो फोकस होता है वह काल्पनिक रूप से यानी कि दोस्तों मिलता है। ठीक है, तो अक्ष की बात की जाए, अक्ष पद में होता अक्ष। ठीक है, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। इधर ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। मतलब कि और ये जो मूल बिंदु को हम लोग ध्रुव मान सकते हैं, याद रखिए दोस्तों। तो दर्पण की सारी दूरियां को हम ध्रुव से मापते हैं। तो जो ध्रुव के दाईं ओर जितना भी मतलब फीस का जितना भी जो मतलब कि पद होगा, ठीक है, दर्पण का फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र हो, मुख्य फोकस हो, ये सारे नेगेटिव हो गए। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई दर्पण लेते हैं और इसको पेंट कर देते हैं, रचित कर दें हम, तो ये जो सतह हुआ ये क्या होगा? परावर्तक सतह हुआ। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ से पड़ेगी, ठीक है, फिर परावर्तन होगा, और जहाँ पर मुख्य अक्ष पकड़ती है वहाँ का फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस हो गया। तो इस तरफ बनाना जी। तो देखिए फोकस यहाँ पूछ रहा है फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच दूरी फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव इधर बना है ना, बाएं तरफ बना है, तो क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है क्या? नेगेटिव पूछ रहा है आपसे ना, तो इसका आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा आप लोग कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण। अगर धनात्मक पूछेगा दोस्तों तो आपको उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक ना दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम लोग आर बराबर 2f भी कर सकते हैं। हो कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना जी, आर गुना 1, तो आर एफ गुना 2, 2f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अगर मान लिया जाए ऑप्शन में कहीं एफ बराबर आर बाई 2 ना देखे तो आर बाई 2f आप लोग निशान लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो बी नंबर है, एफ बराबर आर बाई 2। इस पर बहुत सारे नोमेकल पूछ जाते हैं, आपसे एग्जाम पूछ दिया जाएगा कि इस दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी कितनी होगी? तो कितने हो जाएगा भाई? एफ बराबर आर बाई 2 होती है ना, ये कितनी हो जाएगा? 30 डिवाइड 2, 15 सेंटीमीटर आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी दर्पण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो दर्पण की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े कि जिस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण होता है और फोकस दूरी कितना होती है? 15 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? याद रखिएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में 25 मीटर मार देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम में धैर्य बनाना है और प्रश्न को बहुत ही बारीकी से और
अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि हम लोग आसान प्रश्न को गलत न कर दें। एग्जाम में ऐसा अक्सर होता है कि आप आसान प्रश्न को गलती कर देते हैं, इसका बहुत भी आपका अफसोस भी होता है। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और धैर्यपूर्वक पढ़ें। इसका आंसर क्या है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होगा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। अगर पूछता अधिकतम दूरी दोस्तों तो कितना होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के सबसे कम झुकता है? झुकना मतलब विचलन कम होता है दोस्तों। बैगनी है, नीला है, लाल है और पीला है। दोस्तों तो प्रिज्म से जब इस सूर्य का प्रकाश आया, इसके बाद जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम गया तो क्या होगा? 7 रंग में बढ़ जाएगा ना जी। तो 7 रंग में बढ़ता है जो कि भाइबा जोड़ होता है, ठीक है ना, बतलाएंगे आगे। लेकिन ये समझिए कि यहाँ जो लाल रंग का जो होता है झुकाव वो कम होता है। लाल रंग झुकाव क्या होता है? कम होता है। अधिक पूछता है तो किसका दोस्तों होता है? बैगनी का। एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक। लिख लीजिए आप लोग, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। एक और चीज़, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा और वास्तविक और सीधा। क्या आंसर होगा? तो दोस्तों जो इसका जवाब होगा वो वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव का आँख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? याद रखिएगा जो है और कहाँ बनता है? रेटिना बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो रेटिना बनता है, ये वास्तविक उल्टा बनता है। लेकिन हम लोग को वस्तु कैसे दिखाई देता है? सीधा। इसका कारण क्या है? मस्तिष्क का ऐसा आभास होता है कि वह प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो याद रखिए दोस्तों, आकाश का जो रंग नीला होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। दोस्तों बतलाइए जरा सा, यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन एक छः नंबर देखिए, प्रकीर्णन बता। प्रकीर्णन किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रकीर्णन किसे कहते हैं बता देता हूँ मैं, कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब किसी धूल कण या कोई कण पर पड़ता है तब प्रकाश जो होता है बिखर जाता है, तितर बितर होता है, छितरा जाता है। इसी क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकीर्णन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात कि प्रकाश का फैलाव, बिखरना किसी कण पर पड़कर, यही प्रकीर्णन होता है दोस्तों। याद रखिएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी फैलाव कम होता है। तभी ना इसका उपयोग हम लोग खतरे के संकेत में करते हैं। काहे लगे? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसका फैलाव कम रहेगा तो हम लोग दूर से आसानी से देख लेंगे। निष्कर्ष दोस्तों, किस दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बारह बनता है? किस दर्पण में? देखिए दोस्तों, समतल दर्पण होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन गया अवतल दर्पण। दोस्तों याद रखिएगा कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो प्रतिबिंब होता है वह आपको वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है। दोस्तों याद रखिएगा, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है। तो वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा और काल्पनिक है तो सीधा ही बनेगा। तो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा ही बनता है। एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों, देखिए जैसे अवतल दर्पण है तो जब आप लोग ध्रुव और फोकस के बीच के वस्तु को रख दीजिएगा तो जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो आपका है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोस्तों निकट ही दोष, निकट दोष किसे कहते हैं? वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर को दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो दोस्तों इसको दूर करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? इसको याद रखिएगा, निकट को दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक निकट होता है, एक होता है दूर। तो निकट और दूर ये 3 अक्षर के हैं ना जी, और ये 2 अक्षर के हैं। यहाँ देखिए, एक अवतल लेंस और एगो उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। तो बताइए 3, यहाँ 4 और यहाँ 3। याद रखिएगा, ज़्यादा वाला ज़्यादा होगा, कम वाला
कम होगा। दूर में 2 अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर, तो 2 3 कम है। यहाँ निकट अवतल 3 4 अधिक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण से धारा मापते हैं? धारा मापना बता रहा है। वोल्टमीटर नहीं, विभवांतर मापेगा। जनरेटर तो यह ऊर्जा इससे निकालते हैं, नहीं होगा। तो याद रखिएगा, धारा को दिखाने के लिए कि धारा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मतलब इसमें प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको दिखाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर यंत्र का। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, दाएं हाथ के अंगूठे नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑस्टेड ने किया, फ्लेमिंग ने किया, आइंस्टीन ने किया कि मैक्सवेल ने किया? याद रखिएगा दोस्तों, दाएं हाथ जो अंगूठा का नियम है वो आपका फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। क्या होगा दोस्तों? तो विभवांतर का होगा वोल्ट। विभवांतर क्या है? दो विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? विभवांतर बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना। यानी कि V बराबर W बट्टा Q, तो काज का जूल, इसका कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम, ठीक ना। यानी 1 कूलम आगे इसको लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ जाए, उससे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। ओम किसका है दोस्तों? तो प्रतिरोध का। कूलम किसका है? आवेश का। एम्पेयर किसका है? आपका धारा का। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है दोस्तों? अगर आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो आप बताइए किस कम जोड़िएगा? देखिए, श्रेणी के समानांतर, ये 2 आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा? तो देखते हैं कौन होगा कि नहीं होगा। R बराबर सीरीज में जो रहे R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में बात किया जाए दोस्तों तो 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1, 1 बट्टा R2 डॉट डॉट जितना रहे। और सीरीज में बात किया जाए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है समतुल्य प्रतिरोध, अगर इस सब का प्रतिरोध का मान दिया रहेगा तो इससे 12 ही आएगा ना, तो ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ देखिए, इसका अगर मान लिया आप जोड़िएगा, ठीक है, तो छोटा ना आएगा जी। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? वास्तविक, काल्पनिक, क्या होगा? याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा कैसे होती है दोस्तों? तो ये प्रकृति जो होती है वह काल्पनिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो चुंबकीय जो बल रेखा है ये भी याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा जो है ये धन से ऋण आवेश से, तो ये धन से ऋण की ओर निकल कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये भी रखिएगा कि चुंबकीय जो बल रेखा है कभी दूसरे को काटेगी नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट ही बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो होता है 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है दोस्तों। देखिए कैसे होता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में कितना लिख सकते हैं? 1000 वाट होता है ना जी, ठीक है। 1 घंटा में कितने सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1000 हुआ ना जी, और वाट को लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड, और 3600 का 3600 लिख दो, ठीक ना। और सेकेंड का सेकेंड का यार बचा 1000, यहाँ 3600 जूल बचा यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसको 1000 का उसके पावर 3 ले सकते हैं, और इसको 36 गुना के पावर 2 ले सकते हैं, तो इसको हो जाएगा कितना? देखिए 36 हो जाएगा। देखिए ये बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 जूल। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं। तो देखिए 3.6 10 के पावर 6 जूल भी हम लोग लिख सकते हैं। जब एक 10 को और इसको गुना करेंगे तो ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? C नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नवकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? तो देखिए दोस्तों, नवकरणीय ऊर्जा तो ऐसा ऊर्जा है ना जो कि मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। तो कोयला तो समाप्त हो जाएगा ना जी एक दिन, गैस भी समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिए, सौर ऊर्जा जो है जब तक सूर्य रहेगा जब तक हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? दोस्तों अपसारी पूछ रहा है। एक अभिसारी होता है, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है किसी एक बिंदु पर जमा होती है, और अपसारी में क्या होती है? फैलती है। तो अवतल लेंस पर क्या होता है दोस्तों? फैलती है। अगर अभिसारी पूछता इसका आंसर क्या होता? उत्तल लेंस। लेकिन पूछ क्या रहा है? अपसारी, तो क्या होगा इसका? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है,
प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? वर्ण मतलब होता है कलर, रंग, ठीक है दोस्तों। देखिए ना, इंग्लिश देख लीजिए, विच इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, वही वर्ण मतलब रंग होता है, आप लोग घबराइएगा नहीं। ऑप्शन क्या है दोस्तों? लाल, नीला, हरा, सभी। तो याद रखिए दोस्तों कि जो प्राथमिक रंग है वह 3 है, वह तीनों होगा, लाल, हरा, नीला। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? दोस्तों कौन सा भाग रंगीन होता है? कॉर्निया, पुपिल, आइरिस, केराटिना। दोस्तों याद रखिएगा, जो है आइरिस जो है वह रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट नंबर देखिए, एक हाउस पावर में कितना के बराबर होता है? 746 वाट, 760 वाट। तो याद रखिएगा, एक जो हॉर्स पावर है वह 746 वाट के बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण कौन है? तो जब किसी चालक तार में कोई धातु का तार है जिसमें धारा फ्लो होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही ना मूव करता है जी। तो लगता है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तब ना धारा मतलब बहती है। इलेक्ट्रॉन को या तो कह सकते हैं आवेश को लगातार प्रवाहक धारा कहते हैं। तो क्या चीज़ का आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे दोस्तों, एम्पियर घंटा किसका मात्र है दोस्तों? एम्पियर घंटा पूछा है दोस्तों, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, किसी का नहीं। तो दोस्तों देखिए, बच्चे बहुत घबराते हैं। एक किलोवाट घंटा, याद रखिएगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यह ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। क्यों? क्योंकि देखिए ना जी, 3.6 जूल होता है। तो जब जूल आ ही गया मतलब यह ऊर्जा का मात्रक है। और इस बार क्या कह रहा है? एम्पियर घंटा पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, एक फार्मूला होता है Q बराबर IT, हाँ या ना बोलो ना जी। तो IT हो गया, ठीक ना। इसको धारा का तो एम्पियर लिख सकते हैं ना जी, टाइम का घंटा लिख सकते हैं, तो हाँ या ना बोलो। तो एम्पियर घंटा किसका हो गया बाबू? बोलो बोलो। तो सर जी आवेश का, किसका हो गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? यानी कि वाट के बराबर है। तो दोस्तों वाट किसका मात्रक? शक्ति के। तो P बराबर W/T। तो दोस्तों देखिए ना, ये कार्य है, कार्य को जूल ले सकते हैं, ये टाइम है, टाइम को सेकंड ले सकते हैं ना। तो इसको जब ये जूल है, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको या तो जूल प्रति सेकंड, दोनों बात इज एक के है, ठीक है ना भाई। तो शक्ति का तो वाट होबे करता है, तो देखो तो वाट कर सकता है जूल इंटू सेकेंड। कहाँ पर देखिए, बी नंबर आपका आंसर होगा। नहीं, बी नहीं होगा, जूल प्रति सेकंड है जी। तो जूल प्रति सेकंड किस में है? देखिए आंसर आपका यही नंबर है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एक आसान प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो क्या इसका होगा दोस्तों? एम्पियर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता कि एम्पियर बराबर होता है तो क्या आप लोग नहीं बता पाइएगा? बता दीजिएगा, I बराबर Q/T लिख दीजिएगा। एम्पियर हुआ, इसका कूलम हो गया, इसका सेकंड हो गया, यानी कूलम प्रति सेकंड कर दीजिएगा। तो क्या लीजिएगा इसका? ये कूलम प्रति सेकंड होगा, इसे क्या बोलते हैं? एम्पियर। यहाँ प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि धारा का मात्रक क्या होता है? तो क्या मारिएगा? एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा